प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर, जिसमें आज फिर हम कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि किस प्रकार से किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब प्लेटों के बीच में हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को या कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर देते हैं या रख देते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लेकर के बात की थी कि कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो पोलराइज हो जाता है और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है पोलराइजेशन के कारण, जिसके कारण इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जो पोलराइजेशन के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो अपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इंड्यूस्ड हुई है पोलराइजेशन के कारण, उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण जो आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। थोड़ी सी बात उसके बारे में और करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं, तो आप लोगों को जो एडवाइस दी जाती है, आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको देखने के बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये काफ़ी इफेक्टिव और समझ में आसानी से आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, और इसको लेकर के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने से पहले हम पहले समझेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक जो मेटेरियल होते हैं वो आपके इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर कैसे होते हैं? उनकी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एटम से, जो भी आपके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स या आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा उससे अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। अब यदि हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से उस डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल पे अप्लाई कर दें और इलेक्ट्रॉन आपके एटम को छोड़ दे, यानी कि जैसे कंडक्टर में क्या होता है कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स को छोड़ करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इधर उधर घूमने लगे, तो हम कहेंगे कि भाई आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसने अपनी जो इंसुलेटिंग की जो प्रॉपर्टी है वो खो दी है। ठीक है। और इस स्थिति को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या होता है इसमें डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, जो कि एक इंसुलेटर होता है, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। पर ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक बहुत वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, ऐसी स्थिति कुछ आपने बना दी, इस तरीके से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया कि आपका जो इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे जो एटम से अटैच्ड थे वो डिटैच्ड हो गए, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो थोड़ी सी आप डेफिनेशन भी इसको समझ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर दैट मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू देयर पेरेंट एटम्स इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट एटम्स एंड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। यहाँ से बच्चों इसको लाइन को अटैच कर लीजिएगा, एंड इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है। समझ में आया डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? भाई कोई भी इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आके, तो इसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बनाए रखे, इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो परिभाषा, इसकी डेफिनेशन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपकी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। या हम कहें कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस चीज़ में मापते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है उसी को मापते हैं, यानी कि इसकी यूनिट भी वही होगी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी।
क्या होता है इसमें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच अ डाइलेक्ट्रिक रिटेन्स इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसकी इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी है उसको रिटेन रखे, अपने में बनाए रखे, वो ख़त्म ना हो। इसी को जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इसी से जो मेजरमेंट होगा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। क्योंकि अगर उसकी इंसुलेटिंग, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले तक, यानी कि आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उससे पहले तक जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की थी, वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको समझना है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजर की जाएगी। तो जो यूनिट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, वही आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसमें टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस टॉपिक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो इसको हम कैपिटल के से दिखाते हैं, कुछ बुक्स में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, कुछ बुक्स में कप्पा से दिखाते हैं, कहीं पर इसको कैपिटल सी से या किसी दूसरे वर्ड से दिखाते हैं। हमने इसको यहाँ पे कैपिटल के से दिखाया था, और कैपिटल के बराबर था आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या था, मीडियम का जो परमिटिविटी थी, मीडियम की परमिटिविटी थी, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी। इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो में भी इसको समझने की कोशिश की थी कि के जो होता है हमारा ई नोट अपॉन ई होता है, जहाँ ई नोट क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम कह दो, और ई क्या कह देते हैं हम, ई यहाँ पर जैसे कि हमने डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी दो प्लेटें हैं, पैरेलल प्लेट, और उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट करा दिया है। अब ई नोट क्या था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। कब थी, जब इसके अंदर वैक्यूम था, जब इसके अंदर वैक्यूम था। आपने इसके अंदर क्या, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करा दिया। पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो गई, ईपी, ई नोट के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई, जिसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी आपकी ई, कैसे कैलकुलेट होगी, ई नोट माइनस ई पी। कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों, ये ई नोट माइनस ई पी। भाई इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से ये वाली माइनस कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यही रहेगी ई, और ये ई नोट की डायरेक्शन में बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या थी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के रेशो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझने की कोशिश की है। आगे ये हमें हेल्प करेगा जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, कई बार न्यूमेरिकल्स इस पे आ जाते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर आपको प्रीवियस कंसेप्ट आते हैं तो आप आसानी से बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर देखें तो पैरेलल प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है हमारे पास में, प्लस क्यू और माइनस क्यू। कैपेसिटर का चार्ज एक प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। अगर हम कहें कि कैपेसिटर का चार्ज कितना है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू लेंगे तो टोटल जीरो आ जाएगा, पर कैपेसिटर का चार्ज जीरो नहीं होता। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है जिस प्लेट पर, उसके चार्ज को ही कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो प्लेट का एरिया है वो ए है, वो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हम लेके चलते हैं कि इस दोनों प्लेटों के बीच में ओवरऑल आपका वैक्यूम है या फिर एयर है। यानी कि यहाँ पर अभी जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें हमने एक स्लैब इंसर्ट करा रखा है जिसकी थिकनेस टी है, अभी ये नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस क्या है कि ये स्लैब यहाँ पे नहीं है, बीच में क्या है, केवल एयर है या वैक्यूम है। तो उस दौरान क्या क्या बातें होंगी उसको देख लेते हैं। व्हेन देयर इज़ वैक्यूम ओनली बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटेंस। इसको स्टार से हमने मार्क किया हुआ कि आपको कैसे कैसे लेके चलना है। प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है, और यहाँ से आप पहला कंडीशन लेके चलेंगे बच्चों कि यहाँ पर कोई भी आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब या किसी प्रकार का स्लैब नहीं है, यहाँ पे केवल वैक्यूम है। उस दौरान इसका जो कैपेसिटेंस होगा सी नोट एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर चुके हैं पहले भी, ये होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई नोट,
अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है अच्छे से, और किसी जो आपकी इन्फिनाइट चार्ज प्लेट होती है उससे हमने देखा था आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी। अब क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि दोनों प्लेटों के जो बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, क्योंकि चार्जेज आपके इक्वल अपोजिट होते हैं, और आपकी लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, केवल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ई नोट की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहाँ सिग्मा क्या है, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन ए, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया को ही सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्यू अपॉन ए भी लिख दिया है। ठीक है, इतनी बातें हमको स्टार्टिंग में लिख लेनी है। कब, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में केवल वैक्यूम है या फिर एयर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये स्टार पे करके हमें ये चीज़ें हमें लिख लेनी है, नोट कर लेनी है कि हमें कैसे बढ़ना है आगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, क्या होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा देने से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका पोलराइज हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन ई नोट यानी कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जो आपकी नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे खींचता नहीं है, आपके जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो पोलराइज हो जाते हैं, जिसके कारण हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो सरफेस पर चार्ज डेंसिटी बनती है यहाँ पे, और इनसाइड में टोटल चार्ज जीरो हो जाता है। आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इस सरफेस पर चार्ज कितना है, माइनस के क्यू पी है, इस पर प्लस के क्यू पी है। हालांकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको बस ऐसे लिखा हुआ है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है ड्यू टू पोलराइजेशन ई पी, वो ई नोट यानी कि जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के अंदर बनेगी वो ई बनेगी, और ई किसके बराबर होगा, ई नोट माइनस ई पी के। तो ये सारी बातें हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके यहाँ पे लिखी हुई हैं। When dielectric slab of thickness T is placed between the plates, then E naught यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड polarizes the slab and an electric field due to polarization EP is set up inside the slab, and then effective or net electric field inside the slab E is equal to E naught minus EP। इतनी बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है ना बाहर की, ये भी इसके अंदर होगी, ई नोट भी, तो ई नोट में से ई पी को माइनस करेंगे तो ई रह जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इफ़ के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब देन ई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के। बच्चों यहाँ से आप चाहें तो ई नोट, ये अभी बात की थी हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई नोट अपॉन के। तो यही सब बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन के। क्लियर है? अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स, बस ये स्टेप आखिरी का स्टेप है, इसके बाद कुछ इसमें बचता नहीं। पोटेंशियल जो डिफरेंस है अक्रॉस दी प्लेट, यानी कि आपकी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपकी एक तो एयर के कारण हम चेक करेंगे, यानी कि वैक्यूम, भाई यहाँ पे वैक्यूम था ना, वैक्यूम के कारण अगर ध्यान दें तो वैक्यूम की जो थिकनेस होगी, जहाँ पर इस दोनों प्लेटों के बीच में जो वैक्यूम है उसकी थिकनेस कितनी होगी, डी माइनस टी, क्योंकि टी थिकनेस में तो आपका स्लैब आ गया है, तो जो थिकनेस बची बाकी डी माइनस टी थिकनेस में आपका वैक्यूम है और टी थिकनेस में आपका डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, डी माइनस टी थिकनेस में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वैक्यूम में, है ना, और जो आपकी टी थिकनेस है उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दी प्लेट वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ पर है उसके कारण होगा, जैसे कि V इजिकल टू ई डी फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इसमें ई नोट कहाँ पर है, वो डी माइनस टी थिकनेस में है, और ई यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर जो टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो केवल टी थिकनेस में, तो ई टी, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसमें दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्रॉस दी प्लेट। ये इसको बच्चों नोट करो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस दी प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ई नोट की वैल्यू हमने अभी बच्चों पीछे देखी थी, क्यू ए। सबसे पहले तो इसमें ई की वैल्यू जो अभी ऊपर लिखी थी हमने, ई नोट अपॉन के, वो यहाँ पे रख देते हैं, ई नोट अपॉन के। ठीक है, ई नोट को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के।
ई नोट की वैल्यू रख देते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये भी हमने अभी निकाला था पीछे, आप देख सकते हैं एक बार फिर। ई नोट की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने रख दी है, ई नोट की वैल्यू यहाँ पे रख दी है और ब्रैकेट में ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो हमने क्यू अपॉन वी की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो वी इधर डिवीजन में चला गया और ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस के आगे आपका दूसरी तरफ यहाँ पे, तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू आ जाती है आपके पास ये। और बच्चों क्यू अपॉन वी तो कैपेसिटेंस होगा। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यही हमारा बच्चों फॉर्मूला आ जाता है कैपेसिटेंस का, किसके लिए, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो बीच में प्लेस जगह होती है वहाँ पर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जो वैल्यू होगी ये पूरी वैल्यू आपकी डी से कम होगी। अब डी से कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सी जो है ये आपका ज़्यादा होगा किससे, सी नोट से, जो आपने स्टार्टिंग में निकाला था। आपने मुझे यहाँ स्टार्टिंग में निकाला सी नोट, तो यहाँ पर जो सी की वैल्यू होगी ये आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराया तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। एक कंडीशन इसमें देख लेते हैं बच्चों, अगर टी का आपका वैल्यू डी के बराबर हो जाए, यानी कि आपने जो स्लैब रखा है ये स्लैब इस पूरे वॉल्यूम को फिल कर देता है, यानी कि बीच में कोई वैक्यूम नहीं रह जाता, तो उस केस में क्या हमारा कैपेसिटेंस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में टी बराबर डी रख दें तो टी की वैल्यू यहाँ पे बच्चों डी रखने से डी कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे डी अपॉन के आ जाएगा और के ऊपर पहुँच जाएगा तो बनेगा के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यानी कि ये एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी क्या था, सी नोट था, तो सी की वैल्यू के एफ सी नोट हो जाएगा, जिससे भी पता चलता है कि भाई आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी बच्चों जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो आप, सी अपॉन सी नोट, ठीक है ना। ये रेशो होता है किसका, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स और एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ से हमारा जो है ये कंसेप्ट थोड़ा सा खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो यदि कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जबकि उसके प्लेटों के बीच में आपने कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दिया है, कंडक्टिंग स्लैब। तो बच्चों सिचुएशन ऐसी ही बनेगी जैसे कि अभी पीछे बनी थी, हमने बिल्कुल कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे रख दिया है। ये सी नोट जो है आपका, सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, ई नोट ये बिल्कुल सेम वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लिखा था, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देना है यहाँ तक, तो ठीक है, ऐसी सारी बातें लिख देनी है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब, इस बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, कंडक्टिंग स्लैब है, ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, then electric field equal to E naught is induced inside the slab। इस स्लैब के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जो कि बिल्कुल इक्वल होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के। तो होगा क्या बच्चों कि आपके इस स्लैब के अंदर ई जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो रही है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसमें रखेंगे तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेज़ी से आपके जो हैं अपोजिट फेस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लगेगा, तो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तब तक जमा होते जाएंगे जब तक कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। इसका कारण क्या होगा कि इंटरनल यानी कि इसके स्लैब के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर इनसाइड द स्लैब ई कितना हो जाएगा, जीरो। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसे ही जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश की थी ऐसे ही लेके चलेंगे, पर क्योंकि स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस वी केवल आपका किसके कारण होगा, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस वैक्यूम वाले हिस्से में यानी कि इसमें या इसमें है ना, बीच वाले स्लैब में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। और ये वाली जो थिकनेस है जिसमें एयर है वो कितनी है, सॉरी एयर कह दो या वैक्यूम कह दो, जो कि डी माइनस टी में होगी। हम यहाँ पे बच्चों वैसे वैक्यूम एयर दोनों अलग अलग होते हैं, पर क्या है कि दोनों के लिए हमारे पास जो इनकी परमिटिविटी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूम मान लीजिए दोनों तरफ वैक्यूम है, तो इस वैक्यूम की थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी। तो यहाँ पर केवल हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस दी प्लेट उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थिकनेस में है उसके बेस पर चेक करेंगे, ई नोट इंटू डी माइनस टी। इसके अंदर तो आपकी ई जीरो हो गई, तो इसके कारण जो है यहाँ पे कोई भी आपके पोटेंशियल डिफरेंस में हेल्प नहीं होगी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी आ जाएगा।
यहाँ पर ई नोट की वैल्यू भर देंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे ऊपर रखा था। अब यहाँ से क्यू अपॉन वी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी। इसी को क्यू अपॉन वी को तो कहते हैं आप कैपेसिटेंस कहते हैं, क्योंकि सी बराबर क्यू अपॉन वी लिखते हैं हम, तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी आता है। अब क्योंकि डी माइनस टी की वैल्यू इस डी से तो बच्चों कम ही आएगी ना, तो यहाँ से भी हमें क्लियर पता चलता है कि आपकी सी की वैल्यू इस सी नोट से ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सी इज़ ग्रेटर देन सी नोट क्लियरली। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग प्लेट के केस में ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर कंडक्टिंग प्लेट दे दी जाती है एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी, और अगर आपके पास में ये डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से आसानी से समझ में आई होंगी। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स पर प्रॉपर्ली बनाइए, कहीं पे कोई डाउट हो तो उसे ज़रूर पूछिए। पॉज करके दोबारा से समझ करके दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं। और तो तब तक के लिए बच्चों आप लगातार पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।